नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि DFCCL की जो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग कस्टमर रिलेशनशिप के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसकी सीरीज हमारे इस चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों चलाई जा रही है। और इसकी PDF के लिए दोस्तों, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो अभी टेलीग्राम पर सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर जाकर आप दोस्तों ज्वाइन हो जाइए। मैं ये जो PDF जो भी आपको पढ़ाता हूँ, ये सारी PDF मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। और जैसा कि दोस्तों उससे पहले मैंने आपको पहले थ्योरी में पढ़ाया, ठीक है। अगर आपने इससे पहले जो हमारी 3 वीडियो आई हैं इकोनॉमिक्स की DFCCL से रिलेटेड, अगर वो आपने नहीं देखी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि 500 प्रश्न, जी हाँ 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा दोस्तों। और सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे बिल्कुल दमदार, जो किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आए हुए होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए और जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर कवर किया गया है। और अगर आप हिंदी स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, इफेक्टिव स्टडी, जी हाँ इफेक्टिव स्टडी का जो ऐप है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप जो DFCCL का सेक्शन है उसमें जाकर दोस्तों आपको क्या करना है, जब ये जो सीरीज है दोस्तों आप परचेज करेंगे तो आपको अगर आपको 20% दोस्तों छूट लेनी है तो आपको गजेंद्र 94, जी हाँ गजेंद्र 94 अगर आप ये कूपन कोड डालते हैं तो दोस्तों आपको 20% की उस पर छूट मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव स्टडी का ऐप डाउनलोड करना है और कूपन जो कोड है गजेंद्र 94 आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको थ्योरी में पढ़ाया था, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है, रेपो दर दर है। मतलब आपको बताना है कि जो रेपो दर है, जो रेपो रेट है वो क्या होती है। तो पहला विकल्प आपका, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को ऋण देता है। दूसरा विकल्प आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। और डी है, अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में दोस्तों मैंने जब आपको ये पढ़ाया था थ्योरी वाली क्लास, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। रेपो रेट का मतलब होता है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को क्या करता है, ऋण देता है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है दोस्तों, कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो अन्य बैंकों से क्या होता है, कर्ज लेता है या ऋण लेता है। तो लेता और देता, यानी कि रिवर्स और रेपो में ये डिफरेंस दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसका रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अल्पकालीन उधार देती है, तथा रिवर्स रेपो दर वह है जिस पर वह उधार प्राप्त करती है। रेपो तथा रिवर्स रेपो में कमी तरलता में वृद्धि, जबकि दोनों में वृद्धि तरलता में कमी लाता है। दोनों की कमी मंदी को दूर करने में सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कि वाणिज्य बैंक के दायित्व हैं, मतलब जो वाणिज्य बैंक, जो कमर्शियल बैंक होती हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है। पहला ऑप्शन है समय जमा, दूसरा है प्रतिभूतियों का धारण, तीसरा है मांग जमा और चौथा है केंद्रीय बैंक से अग्रिम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। 1, 2 एवं 3, 1, 3 एवं 4, 2 एवं 4, 1 एवं 3, ठीक है। तो वाणिज्य कॉमर्शियल बैंक को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसके जो डेफिनेशन है देख लेते हैं क्या है। समय जमा का तात्पर्य बैंकों में जमा फिक्स डिपॉजिट से है जो एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। मांग जमा का तात्पर्य बैंकों में ऐसी जमा से है जिन्हें जमाकर्ता द्वारा मांग करते ही बैंक देने को तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसके अंतर्गत सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की जमा राशि आते हैं। ये तीनों खातों में जमा रकम ग्राहक
की जो बैंकों के ऊपर दायित्व है। बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंकों से ली गई अग्रिम एडवांस भी बैंकों का क्या है, ये दायित्व है। अतः समय पर जमा, मांग जमा एवं केंद्रीय बैंकों के अग्रिम तीनों ही बैंकों पर दायित्व दोस्तों ये दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्न में से किन मात्रात्मक साख नियंत्रण उपायों का अपनाया गया है। तो पहला सुरक्षित नगद साख का बदलना, बी है सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद एवं विक्रय, और तीसरा है निश्चित अग्रिम ब्याज की स्थिर बेदकारी दरें, और चौथा है दोस्तों विशिष्ट उद्देश्यों के लिए साख की दर में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों अभी मैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाता है। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है परिणात्मक और गुणात्मक। जो परिणात्मक होता है दोस्तों वो बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो भी CRR होती है और SLR होती है और खुले बाजार की क्रियाएं यानी कि ओमो होती हैं। ठीक है, और करंट रेट CRR की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, करंट रन रेट। उसके बाद सुरक्षित नगद साख परिवर्तन तथा सहकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री CRR को जो खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है को मात्रात्मक नियंत्रण के उपाय के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके क्या कार्य हैं। पहला है सभी नोट में सिक्के जारी करना, दूसरा है सभी नोट में सिक्के वितरित करना, और तीसरा मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, और चौथा भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका निभाना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 1 3 व 4, 2 व 3, 2 3 व 4, 1 2 3 व 4। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य काम क्या है, तो सभी नोट व सिक्के जारी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कट है। तो पहला जिसमें भी ऑप्शन है यानी कि ए और डी तो खत्म, अब बचा सी और बी। ठीक है, तो सी और बी में ऑप्शन नंबर सी RBI सभी नोट में सिक्के को जारी नहीं करती है किंतु उन पर नियंत्रण और वितरण का कार्य करती है। मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा भारत सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पूंजी बाजार से किस संदर्भ से जो पूंजी बाजार है वो मुद्रा बाजार से किस प्रकार अलग है। तो पूंजी बाजार केवल एक राज्य में कार्य करता है जबकि मुद्रा बाजार कई राज्यों में। पूंजी बाजार दीर्घ अवधि वित्त उधार के लिए है जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। सी है पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के मुकाबले विकासशील राष्ट्रों में से अधिक व्यवहार है। और डी है पूंजी बाजार पूंजीवादी राष्ट्रों की ही पहचान चिन्ह है। सही ऑप्शन आपको दोस्तों बताना है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार वित्तीय प्रणाली के दो प्रमुख अंग हैं। मुद्रा बाजार जहां से अल्पकालीन ऋण का लेन देन होता है और पूंजी बाजार मध्यम तथा दीर्घकालीन फंड का बाजार है जहां से दीर्घकालीन के लिए उधार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। नंबर 1 गतिविधियों का दायरा सीमित होता है, को नाबार्ड से पुनः वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तीसरा को केवल कमजोर वर्गों को उधार देना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1 2 3 की सारी जो कथन है बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और अन्य व्यापारिक बैंकों की गतिविधियों की अपेक्षा इसका दायरा सीमित है। नाबार्ड से पुनः वित्तीय सहायता इनको प्राप्त होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करना है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंकों का क्रमशः 50, 15 और 35 के अनुपात में पूंजी दोस्तों यहाँ पर लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे जो प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों और इस प्रकार के 600 प्रश्न मैं दोस्तों आपके सामने डिस्कस करूँगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखने का। आप डेली दोस्तों, अभी तक मैं थोड़ी तबीयत खराब थी जिस वजह से मैं डेली आपके सामने वीडियो नहीं ला रहा था, लेकिन अब डेली दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर ये जो सीरीज है आपको कंप्लीट कराई जाएगी। तो क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 व M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो पहला है करेंसी नोट व सिक्के, बैंक की मांग जमाए। तीसरा है रिजर्व बैंक के अन्य जमाए, डाकघर के पास बचत बैंक जमाए। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी कि करेंसी नोट व सिक्के तो नहीं करता है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति अप्रभावित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहीं पर सही आंसर है। देखिए, मुद्रा प्रतिभूतियां क्या होता है, तो खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सभी सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करती है। यह इसका संकुचित अर्थ है। विस्तृत अर्थ में आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का व्यापार खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय का अर्थ हुआ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कम करना, यानी तरलता को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों हम यहाँ पर चलेंगे। अब आपको ये बताना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी, भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। ठीक है, तो एक एक करके जान लेते हैं। तो आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है। आईएफसी की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का सुझाव पर एक वित्तीय अधिनियम द्वारा 1948 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करना है। दूसरा एलआईसी, एलआईसी की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिंदगी के बाद भी। ठीक है, भारत में जीवन बीमा ब्रिटेन की देन है। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ एलआईसी की दोस्तों स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आईडीबीआई क्या होता है? तो आईडीबीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने जुलाई 1964 में आरबीआई के अनुषंगी बैंक के रूप में इसकी स्थापना की। 1976 में भारत सरकार ने आरबीआई से अलग कर दिया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया। इसका मुख्य कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उसका बढ़ावा और उसके विकास के लिए आईडीबीआई बैंक की स्थापना दोस्तों, या उसको जो भी ऋण दिया जाता है उसका काम वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में आईडीबीआई के पूर्ण स्वामित्व में की गई थी। बैंक लघु उद्योगों के व्यापारिक बैंक। देखिए यहाँ पर आईडीबीआई और सिडबी में अंतर जान लीजिए। आईडीबीआई क्या है? जो बड़े उद्योग होते हैं उनको ऋण देती है, और जो सिडबी होती है दोस्तों, ये छोटे जो उद्योग होते हैं, बैंक लघु उद्योगों के व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों, और राज्य वित्त निगम कितने दोस्तों? 18 के माध्यम से सहायता प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक बाजार में तरलता की स्थिति के अनुसार नगद आरक्षण अनुपात परिवर्तन करने की भारतीय रिजर्व बैंक की सीमाएं क्या है? ठीक है, तो कोई भी सीमा नहीं है। रिजर्व बैंक अनुरक्षण को अनुपात 100% कर दिया गया है। ठीक है, आरबीआई की धारा 42(1) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को यह अनिवार्य है कि वे अपनी जमा राशि की कम से कम 3% के बराबर आरबीआई के पास नगद रूप में रखे, जिसे बढ़ाकर 15% कर सकता है। आरबीआई बिल 2006 संशोधित की व्यवस्था के अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन कर सीआरआर की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा दोस्तों समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नाबार्ड क्या है? मतलब नाबार्ड किसका नाम है यहाँ पर आपको बताना है। तो वाणिज्य बैंक, वित्तीय बैंक, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक, गैर बैंकिंग संस्था। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है
तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना शिवरामन समिति के सुझाव पर संसद द्वारा पारित के कानून के अंतर्गत 12 जुलाई कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, और जो नाबार्ड के सीईओ है, वर्तमान में नाबार्ड के सीईओ कौन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैं क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझको बताइए कि आपको किस प्रकार के और कैसे प्रश्न दोस्तों आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वालिटी वाला मटेरियल है, मटेरियल के मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि मटेरियल नहीं है, एक से एक बुक है मेरे पास पढ़ाने के लिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की संपत्ति रखनी होती है? ठीक है, तो 115 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियां, आप दोस्तों जब कोई भी नोट छपते हैं तो उतने रुपए के सोना यानी कि स्वर्ण या जो विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं वो वहां पर रखना होता है, जिनमें स्वर्ण का मूल्य कम से कम 115 रुपये, माफ कीजिएगा 115 करोड़ रुपए, जबकि 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों को समाप्त भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? देखिए, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक, और डी बैंक है ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो बैंकों द्वारा किसानों को लंबे समय तक जो ऋण देती है, तो नाबार्ड का काम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, नाबार्ड का काम होता है जो जितनी भी ग्रामीण संस्थाएं हैं या ग्रामीण बैंक होती हैं उनको दोस्तों वो ऋण उपलब्ध कराता है। जैसे आरबीआई बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक वैसे ही जो नाबार्ड है वो कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराता है। तो नाबार्ड ऑप्शन यहाँ से खत्म। स्टेट बैंक हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है। ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर छोटे समय की बात करूं या लघु समय लघुकालीन की बात करूं तो ग्रामीण बैंक हो जाएगा, और अगर दीर्घकालीन की बात करूं तो भूमि विकास बैंक ग्रामीण की शाख दीर्घकालीन आवश्यकता की भूमि की पूर्ति करते हैं। नाबार्ड द्वारा पुनर्गठित की सुविधा में भूमि विकास बैंकों को ऋण देने की क्षमता में वृद्धि दोस्तों हुई है। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इफेक्टिव स्टडी का जो लर्निंग ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको 20% की छूट मिलेगी अगर दोस्तों आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं। कूपन कोड है गजेंद्र94। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कि भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर आपको विचार करना है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम IICI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इन संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम आपको बताना है दोस्तों। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था, ठीक है, इसके सबसे पहले कौन सी बैंक बनी है ना, तो ये सब चर्चा हम दोस्तों यहाँ पर कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों हम यहाँ पर चलेंगे। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट हो जाता है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1981 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता वाला पहला भारतीय बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा था दोस्तों? अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा बैंक है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है प्रथमा बैंक, दूसरा है बड़ौदा ग्रामीण बैंक, सी है थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, और डी है अरावली क्षेत्र ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़ौदा नदी के नाम पर बड़ौदा ग्रामीण बैंक का नाम दोस्तों यहाँ पर
रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आईसीआई कब बनी, कब सीएलआर क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर और आगे भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, प्रश्नों की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। तो ये सारे प्रश्न आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, वो इसका मेन काम क्या होता है, नरसिम्हा समिति क्या होती है, ये नेक्स्ट वीडियो हो दोस्तों, मैं उसमें आपके सामने डिस्कस करूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी दोस्तों आपके सामने आएंगी जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी वीडियो को नहीं देखेंगे, वीडियो शेयर नहीं करेंगे दोस्तों। क्योंकि जितनी में हम आपके लिए करते हैं दोस्तों, आपको भी, आपका भी फ़र्ज है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, और भी जिन भी जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चनों की कमी नहीं है हमारे पास। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं उसके लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए बता दी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।